नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षल और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोड स्ट्रीम एकेडमी में। तो आज का ये वीडियो का मेन पर्पस आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाने का है। तो इसी पर्पस के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ सी लैंग्वेज पढ़ाने के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि इस ट्यूटोरियल में हम क्या क्या देखने वाले हैं और इस ट्यूटोरियल की खासियत क्या होने वाली है। तो ये ट्यूटोरियल में हम आपको सिर्फ सी लैंग्वेज नहीं पढ़ाएंगे, तो हम आपको लेटेस्ट एआई का यूज़ कर कर सी लैंग्वेज की अपनी नॉलेज को कैसे बढ़ाएं, कैसे उसको अच्छे ढंग से यूज़ करें और कैसे उसको रियल टाइम में यूज़ करना है, वो एआई की हेल्प से कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो हम अब पढ़ाने वाले हैं। हम आपको इसके लिए कोर्स पूरा होने के बाद कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी देने वाले हैं। पर सारे कोर्स, सारे वीडियो अपलोड होने के बाद, सारे वीडियो देखने के बाद, उसके बाद हम एक गूगल फॉर्म और ऐसा कुछ लॉन्च कर देंगे। उसमें हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देंगे। हम ये टोटल नोट्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ऐसे टोटल नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे, तो इसकी आपको कोई चिंता करनी नहीं। आपको सिर्फ यहाँ पे आने का है, बैठने का है, अपना टाइम लेकर आओ, बैठो, देखो और आपको सारे कोड, नोट्स, कोड स्निपेट्स और यहाँ तक कि आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस तक हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो इसलिए आपको किसी बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आना है, बैठना है, कोर्स देखना है। और हाँ, इससे पहले कि मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कोर्स नॉट ओनली एडवांस फ्रेंडली होगा, तो ये कोर्स टोटली बिगिनर फ्रेंडली होगा। मतलब जिसको आज से पहले प्रोग्रामिंग की कोई नॉलेज नहीं है, जिसको प्रोग्रामिंग की टोटली ज़ीरो नॉलेज है, वो आदमी भी और वो लड़का भी ये कोर्स को देख सकता है। ये कोर्स ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एडवांस है, एडवांस पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। आपको कोडिंग की सी नॉलेज भी नहीं होगी ना, तो हम आपको सी से उठा करके एडवांस कोडर बनाएंगे। तो आपको सिर्फ मेरे पे भरोसा रखना है, मैं जितना कहता हूँ उतना करते जाना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपके मतलब वो कहते हैं ना, फुल स्पून फीडिंग करवा के मैं आपको ये कोर्स पूरा करवा दूंगा और आपको पूरी सी लैंग्वेज एकदम ईजिली आपको पढ़ा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा शुरुआत होती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल कोड स्ट्रीम एकेडमी पर हम दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये कोड लिखने के लिए कोई एडिटर की ज़रूरत होगी। अब आप सोचोगे कि सर कि भैया हम नोटपैड पर भी लिख सकते हैं, या आप नोटपैड पर भी लिख सकते हो, आप उसको पावर शेल में आप उसको रन भी करवा सकते हो, सब करवा सकते हो। पर वाई आई यूज़ VS कोड और अदर कोड एडिटर्स, बिकॉज उसको अपने बेनिफिट्स होते हैं। उसको आपको उसमें ही आपको इनबिल्ट टर्मिनल मिल जाता है, आपको सारी चीज़ें उसमें इनबिल्ट मिल जाती है, जिससे कि आपको उसे यूज़ करना बहुत इजी रहेगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप VS कोड जैसे कोड एडिटर को यूज़ करिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप नोटपैड में करो, कहीं भी करो, एवरीबडी इज़ द फ्री टू डू एनीथिंग। अभी चलो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि हमें VS कोड वो सब कोड एडिटर्स को कैसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, आपको बस गूगल पर जाने का है। गूगल पर जाकर आप VS कोड आपको सर्च करने का है। उसके बाद जो पहले लिंक दिखेगी उस पर आप टैप करोगे। उसका टैप करने के बाद उस पर टैप करने के बाद आपको एक सा कुछ इंटरफेस ओपन होगा। उधर डाउनलोड अगर नहीं ओपन होता है तो ऊपर राइट कॉर्नर में डाउनलोड का ऑप्शन होगा। उस डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा। ये इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको देख लेना है आपके पास कौन सा पीसी है, मैक, लिनक्स या फिर विंडोज़। अगर विंडोज़ हो तो जस्ट इस पर टैप कीजिए। इस पर टैप करने के बाद आपका डाउनलोडिंग चालू हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉलिंग के टाइम पे वो कुछ चेक्स मांगेगा, सारे चेक बॉक्स को टिक कर देने का है। जस्ट लाइक आप अदर ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही इस कोड एडिटर को भी आपको इंस्टॉल करना है। दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। उसके बाद आपको और एक चीज़ को इंस्टॉल करना है, वो है MinGW। आपको MinGW गूगल पर सर्च करने का है। फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिए। फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर दे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इधर डाउनलोड वाला ऑप्शन है, इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आपको जस्ट क्लिक करना है और वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद आपको उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद आपको कुछ चेक बॉक्स दिखेंगे, उसमें से GCC for C और C++ ये सब कुछ चेक बॉक्स होंगे। उस चेक बॉक्स को आपको टिक करना है और हो गया आपका काम। अभी आपको विजुअल स्टूडियो कोड को अभी चलिए सबसे पहले अभी हम वापस अपने नोट्स पर आ जाते हैं। तो हमारे नोट्स ये रहे हमारे नोट्स। तो अभी हम आपकी अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को शुरू करते हैं। यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज से पहले कभी भी कोडिंग की दुनिया में
केयर नहीं रखा होगा, जिन्होंने कभी भी कोडिंग नहीं की होगी, दैट्स टोटली फाइन। अगर यहाँ पे 90% के 100% भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज से पहले कुछ कोड नहीं किया है तो भी दैट्स टोटली फाइन, तो भी हम उनको कोडिंग के पूरा नॉलेज देंगे। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखने वाले व्हाट इज़ सी। मतलब आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है तो सबसे पहले आपको ये तो पता हो ना कि सी लैंग्वेज होती क्या है। अगर आपको ये ही पता नहीं है कि सी लैंग्वेज क्या है तो फिर आई थिंक दैट्स नॉट अ पॉइंट टू लर्न दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं सी इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी आपके माइंड में प्रश्न आएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज दैट्स अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है, हमने पहले पढ़ा है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड जस्ट जीरोज एंड वंस। कंप्यूटर 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड करता है। पर अभी हम 0 और 1 में तो हम कोडिंग नहीं कर सकते। हम अगर 0 और 1 में कोडिंग करने जाएं तो हमको पेजेस ऑफ कोडिंग करनी पड़ेगी, तो भी उसमें एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए हमने कुछ हाई लेवल लैंग्वेज सी और C++ इज़ डायरेक्टली नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। ये तो बस हाई लेवल कुछ लैंग्वेज है जो हम टाइप करते हैं कंप्यूटर पर, और उसे हमारा कोड एडिटर VS कोड या अनदर कोड एडिटर उसे मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज 0 और 1 में कन्वर्ट करता है, और फिर वो कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर समझने के बाद उसको रिस्पॉन्स करता है, आउटपुट देता है, और आउटपुट को हमारा कोड एडिटर हमारे अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सो ऐसे ही कुछ सीखा, और सारी लैंग्वेज का मोटा मोटी ऐसे ही कुछ चलता है। तो अभी हम हिस्ट्री देखेंगे सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय डेनिस रिची इन 1972 इन US बेल्सलर। अभी हम सी लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं तो हमें कुछ उसकी हिस्ट्री के बारे में तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज कहाँ से आई, क्या है, कब हुई सी लैंग्वेज। जैसे कि हम देख सकते हैं सी लैंग्वेज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1972 इन डेनिस रिची इन USA। अभी आपको कुछ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट करने हैं। आपको डिटेल हिस्ट्री सी लैंग्वेज की, अगर हम हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाने लग जाएंगे तो ये कोडिंग की क्लास नहीं होगी, ये सी की मतलब ये हिस्ट्री की क्लास हो जाएगी। इसलिए हम उसकी डिटेल हिस्ट्री यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको डिटेल हिस्ट्री जाना है, गूगल पर जाना है, ChatGPT पर जाना है, आपको कहीं पर भी जाना है। हम इधर आगे आपको बताएंगे ChatGPT का इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज़ कैसे करते हैं। आपको ChatGPT पर जाना है, उस पर आपको सी की हिस्ट्री के बारे में आपको जानकारी लेनी है और आपको समझना है। दैट्स इंटरेस्टिंग टास्क फॉर यू। आपको यूजेस ऑफ सी देखने हैं। उस टाइम सी क्यों यूज़ हो रही थी, आज सी क्यों यूज़ हो रही है, आपको उस टाइम के और आज के यूजेस सी के सारे देखने। अभी सी लैंग्वेज 1972 से लेकर अभी तक यूज़ हो रही है। मतलब वो लैंग्वेज में कुछ ऐसा दम होगा इसीलिए वो अभी तक यूज़ हो रही है ना। तो सी लैंग्वेज इज़ द फास्टेस्ट लैंग्वेज विच यूज्ड फॉर एम्बेडेड सिस्टम। वो फास्टेस्ट लैंग्वेज है। आज के एरा में भी पाइथन, जावा जैसी लैंग्वेज होने के बावजूद सी लैंग्वेज का वाइडली यूज़ हो रहा है, क्योंकि वो फास्टेस्ट लैंग्वेज है। इसीलिए हम सी लैंग्वेज को वाइडली यूज़ करते हैं। अभी सबसे पहले हम हमारे चैप्टर 1 के साथ शुरुआत करेंगे। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि पेज ज़्यादा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट कर कर बता सकते हैं कि सर पेज ज़्यादा है, ये पेज आपको पता नहीं चलेगा। आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ भी समझ नहीं, आप कमेंट कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आपके ईच एंड एवरी कमेंट के मैं रिप्लाई दूंगा, अच्छे से रिप्लाई दूंगा। नहीं हुआ तो मैं अपना फ़ोन नंबर दे डालूंगा। फ़ोन नंबर पर आप व्हाट्सअप पर मेरे को मैसेज कीजिए, मैं व्हाट्सअप पर रिप्लाई करूँगा, सब कुछ करूँगा। एक मात्र यूट्यूब चैनल है जो आपको आधी रात को भी रिप्लाई देगा। आप सिर्फ कमेंट करो, आपके लिए मैं हमेशा बैठा हूँ। तो आप डरो मत, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आप सिर्फ देखते रहिए और चलते रहिए। सबसे पहले चैप्टर 1 से हम शुरुआत करेंगे। चैप्टर 1 में जाने से पहले अभी सी लैंग्वेज उसकी मुँह दिखाई होती है ना, मतलब मुँह दिखाई कुछ बेसिक लैंग्वेज वगैरह कुछ उसके मतलब वो दिखती कैसी है, वो है कैसी, उसका तो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम सी लैंग्वेज की मुँह दिखाई करेंगे। तो जैसे कि मैं अभी अपना VS कोड ओपन करता हूँ। VS कोड में आपको कुछ सेटिंग करनी है, वो सेटिंग आप देख लो। जैसे कि आप इधर डालोगे तो आपको एक कोड रनर करोगे, कोड रनर फिर आप सर्च करोगे। इसमें जाकर आप कोड रनर जब सर्च करोगे, सर्च करने के बाद जो फर्स्ट दिख रहा है जून हैन वाला, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मेरे को ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। और आपको थोड़े C++ वाले कुछ सेटिंग है वो आपको डाउनलोड कर लेने हैं। अच्छा,
कुछ प्री डिफाइंड सेटिंग होते हैं, वो आपको डाउनलोड इंस्टॉल कर लेने होते हैं। अगर उनको आप इंस्टॉल कर लोगे तो फिर ये देखिए C++ एक्सटेंशन फ्लैग, C++ थीम्स और CMake, ये सारे 2-3 जो एक्सटेंशन है इसको आप इंस्टॉल कर लो। इसको इंस्टॉल करना मतलब नॉट नेसेसरी, बट अगर आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपको कुछ कोड स्निपेट ऑलरेडी दिखेंगे जो आपको कोड को ऑटो कंप्लीट और वैसे सब आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना हो तो मत कीजिए। तो सबसे पहले ये रहा आपका कोड सी सबसे पहले आपका शुरुआती कोड सी लैंग्वेज का कोड जो कि अपना हेलो वर्ल्ड का कोड है, वो कुछ ऐसा दिखता है। आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है, इसमें क्या है क्या नहीं, क्या कुछ कैसा है, आपको कुछ घबराना नहीं है। सबसे पहले इसकी शुरुआत है इंक्लूड studio.h से हुई, इंट मेन से हमने शुरुआत कर दी, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड कर दिया, रिटर्न 0 कर दिया, ये सब किया। कुछ घबराओ मत, सी लैंग्वेज ऐसा दिखता है। मैं इसके आपको ABCD से लेकर सब कुछ पढ़ाऊँगा, आपको सिर्फ अभी देखना है कि ऐसा कुछ है। हैज़ इंक्लूड studio.h से हमने शुरुआत की, हिट मेन किया, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड किया, रिटर्न 0 किया और ये सब किया। आपको कुछ नहीं देखना है। अभी ये कोड रन कैसे होता है, सबसे पहले आप ये देख लो कि ये कोड रन कैसे होता है। तो आपको इस कोड को रन करने के लिए मैंने बोला था ना GCC वाले चेक बॉक्स को आपको चेक करना है, तो वही GCC वाले चेक बॉक्स को आपने चेक किया है, इसलिए फिर आपको ये कोड रन कैसे होगा वो आपको समझ में आएगा। इधर देखिए अपनी कोड फाइल सी फाइल का नाम क्या है, first.c। आपको लिखना है GCC first.c। इतना लिखने के बाद आप इंटर करोगे एक सेकेंड, इधर कुछ प्रॉब्लम हो गई, एक सेकेंड। अच्छा डन चल रही है। देखिए तो मैंने क्या बोला आपको सबसे पहले GCC first.c डालना है, एंटर कर दिया। आपको अभी इसके बाद डालना है ./a। अभी देखिए ये डिटेल प्रोसीजर है, कोड को रन कैसे करेंगे। इसका एक शॉर्टकट भी होता है जो मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी आप डिटेल प्रोसीजर पर ध्यान दीजिए। GCC first.c इज़ आवर फाइल नेम, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ./a ये अपना डालना है। एंटर किया, ये देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंटफ, यहाँ पे हमने प्रिंट क्या किया था, हेलो वर्ल्ड जो नीचे दिख रहा है। इससे आपको यकीन हो गया कि मतलब हमने जो कोड लिखा है वो राइट है, कोई एरर नहीं आया उसमें। इससे आप देख सकते हैं कि कोई एरर नहीं। अभी आप इसको देखो, इसमें क्या कुछ कैसे यूज़ होता है वो सब हम दिखाएंगे, आप सिर्फ देखो तो अभी हम इस कोड की जानकारी लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम इस लेक्चर में चैट जीपीटी का भी बहुत यूज़ करेंगे। हम देखेंगे कि चैट जीपीटी का कैसे यूज़ कर हम इस कोड को समझ सकते। तो चलिए हम चैट जीपीटी ओपन करते हैं। तो ये हमारा चैट जीपीटी है। हमने जो बेसिक कोड लिखा था, हेलो वर्ल्ड का कोड लिखा था, उसको हम बॉयलर प्लेट कोड भी कहते हैं। बॉयलर प्लेट कोड किसी भी लैंग्वेज में उसका बेसिक कोड या हेलो वर्ल्ड का कोड होता है, जिसे हम बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। तो हमने चैट जीपीटी को फर्स्ट प्रॉम्प्ट दिया था। अभी आप कहोगे आपने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट देकर रखा है, ऑलरेडी सब जनरेट कर रखा है, ऑलरेडी सब कोड लिख कर रखा है। भाई वैसी बात नहीं है, मेरे को सारे कोड आते हैं, मैं सारे कोड लिख सकता हूँ, मैं इधर प्रॉम्प्ट भी दे सकता हूँ। पर हमारे लेक्चर में कुछ ऐसी महान हस्तियाँ बैठी है जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, जिनके पास एक सेकंड का टाइम नहीं होता है, जो बोलते हैं जल्दी करो दो। और फिर मेरा लेक्चर यहीं पे अगर 2 घंटे 3 घंटे का हो जाएगा तो फिर आपको भी बोर होगा, मेरे को भी बोर होगा। दैट्स नॉट पॉइंट। बोर नहीं होना है, सबको एंजॉयमेंट करते हुए देखना है, करना है और आगे बढ़ना है। इसलिए फिर ऑलरेडी मैंने आपको अगर यकीन ना हो तो आप चैट जीपीटी ओपन कीजिए, उसमें साइन इन कीजिए, आप सेम प्रॉम्प्ट दीजिए, गिव बॉयलर प्लेट कोड ऑफ सी, आपको सेम आउटपुट मिलेगा। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्योंकि चैट जीपीटी एक ऐसा AI टूल है जो सबको थोड़ा अलग रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए आपको थोड़ा चेंज हो सकता है, पर मैक्स टू मैक्स सेम देखने को मिलेगा। अभी देखिए बॉयलर प्लेट कोड हमने मंगवाया, तो चैट जीपीटी ने हमें हमारा कुछ हेलो वर्ल्ड का कोड जो हमने उधर लिखा था अपने कोड एडिटर पर, वही हेलो वर्ल्ड का कोड दिखा दिया। तो भी देखिए मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि चैट जीपीटी को सब नॉलेज है, आप उससे कोई भी कोड जनरेट करवा सकते हो। आगे हम जाएंगे कि एक्सप्लेन दैट कोड ऑल्सो।
देखो, अगर हमें ये कोड को एक्सप्लेन करने के लिए कहीं दूर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये चैट जीपीटी इसी में यही पर सब हमको एक्सप्लेन कर दे देगा। देखते हैं चैट जीपीटी साहब क्या कहते हैं। हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, दिस लाइन इज द प्रोसेसर डायरेक्ट टू स्टेज द कंपाइलर स्टैंडर्ड इनपुट। ये सब आप पढ़ लेना। मैं आपको इसका फाइनल मीनिंग बताता हूँ। हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हमको सबसे पहले हमारे कोड की शुरुआत हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच से होती है। स्टूडियो डॉट एच इज़ द हेडर फाइल, ये एक हेडर फाइल होती है। ये फाइल के अंदर सारे इनपुट आउटपुट मेन टैग प्रिंटफ जो हमने हेलो वर्ड को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ किया वो सब इनपुट आउटपुट मेन टैग ये सब उसमें होते हैं। अगर इसका यूज़ नहीं करेंगे तो हम उन सब का भी यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इसको लिखा है इंट मेन। इंट मेन इज़ द मेन टैग। इंट मेन एक मेन टैग होता है जिससे हमारे कोड की शुरुआत होती है। हमारे कोड की जब शुरुआत हम करेंगे तब हम उसे इंट मेन से ही करेंगे। सी का कोई भी प्रकार का कोड हो उसे हम शुरुआत इंट मेन से ही करेंगे। ये तो अपने कमेंट्स हो गए जो अब हम आगे पढ़ेंगे। ये प्रिंट है, सारा बेसिक है। सारे सी प्रोग्राम के सारे जो लाइन होते वो सेमी कॉलन से मतलब सेमी कॉलन से वो लाइन पूरा होते। आपको चिंता करनी नहीं, हम आगे भी इस पर चर्चा करते रहेंगे। हम बहुत सारे कोड इसमें लेंगे, हम 100 से भी 100-500 कोड एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मतलब एक होता क्या है, आपको रट जाएगा, मतलब लिटरली ये रट जाएगा आपको। अभी के लिए आप सिर्फ देखो, आपको थोड़ा टफ लग सकता है, मैं मानता हूँ टफ लगेगा, पर अभी सब देखो करो। ये प्रिंट ऐप से अपने को जो चीज़ प्रिंट करवाने की है, जो चीज़ आपको आउटपुट के तौर पर अपने को टर्मिनल में चाहिए, वो चीज़ हम प्रिंट ऐप के अंदर डबल कोट के अंदर लिखेंगे। अभी देखिए रिटर्न ज़ीरो इज़ द स्टेटमेंट। रिटर्न ज़ीरो क्यों लिखते हैं? रिटर्न ज़ीरो इज़ द स्टेटमेंट वेयर आवर कोड इज़ गेटिंग कंप्लीटेड। रिटर्न ज़ीरो लिखने के बाद उधर हमारा कोड कंप्लीट होता है या फिर वो इंडिकेट करता है कि हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, और फिर हम ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि ब्रैकेट जितने ब्रैकेट हमने ओपन किए उतने ब्रैकेट हमको क्लोज भी करने होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यह आपका बेसिक स्निपेट हो गया, कोड स्निपेट हो गया, बेसिक कोड हो गया, हेलो वर्ड का कोड हो गया, डाटा नाइन। आपको खुशी होनी चाहिए कि आपने अपनी लाइफ का पहला सी लैंग्वेज का कोड लिख लिया है। आप साथ साथ में कोड भी लिख सकते हैं, जैसे कि कोड जो कोड यहाँ पे दिखा रहा हो वो कोड आप साथ में लिख भी सकते हैं। ऐसे ही आप चैट जीपीटी को फर्दर और पूछ सकते कि भाई मेरे को ये इसमें ये पता नहीं चल रहा है, ये पता नहीं चल रहा है, इसको और इजी लैंग्वेज में पढ़ाओ, इसको और इजी लैंग्वेज में दिखाओ, इसको और आपको सिर्फ ऐसा प्रॉम्प्ट देने का है कि आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट दिस कोड, यू जस्ट टेल मी व्हाट इज़ दिस कोड एंड हाउ टू व्हाट इज़ दिट कोड। मतलब आपको जब तक पता नहीं चलता है, आपको वो चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देता रहना है, वो पढ़ाते जाएगा। इट इज़ द मोस्ट powerful AI tool which is tell you that which type of code, which type of language, आपको जो पता नहीं चलेगा वो सब आपको पढ़ाएगा, आपको अच्छे से दिखा देगा, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी हम तो बैठे ही है, कमेंट में बताओ, कमेंट में पूछो, जो भी नहीं पता चलेगा सब कुछ करवा देंगे, टेंशन लेने का नहीं। अभी हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर 1 की तरफ हम देख रहे थे। चैप्टर 1 में सबसे पहला टॉपिक है वेरिएबल। अभी देखो, वेरिएबल्स आर नेम्ड एज द स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी दैट होल्ड्स डेटा विच कैन बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कुछ पता नहीं चला, मेरे को भी नहीं चला, अभी मैं बता देता हूँ। तो वेरिएबल को आप मतलब एक बकेट के जैसा ले सकते हो। बकेट हम यूज़ करते हैं घर में, वो जनरली हम पानी भरने के लिए यूज़ करते हैं। बकेट में हम पानी भर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ वाटर ही फिल कर सकते हैं, उसमें हम शुगर भी फिल कर सकते हैं, उसमें हम ऑयल भी फिल कर सकते हैं, पर उसका मेन यूज़ वाटर फिल करने के लिए होता है। अगर बकेट को हम वाटर फिल करने के लिए मेनली यूज़ करते हैं तो उसमें हम वाटर ही फिल करना चाहिए, पर उसमें हम शुगर भी फिल कर सकते हैं। वैसे इधर सी लैंग्वेज में कुछ कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स लाइक ABCD, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू लाइक 1 2 3 4, ऐसे सब वैल्यू वो सब स्टोर करने। मतलब सपोज हमें किसी की एज कैलकुलेट करनी है, किसी की एज 10 साल पहले 20 थी और अभी एज 30 है, ऐसे सब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे सब कुछ मतलब उसको हमें अगर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें एक वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। हम एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करेंगे, फिर दूसरी वैल्यू स्टोर करेंगे, ऐसे सब। हम उसका एग्जांपल देखेंगे, हम उसका कोड देखेंगे तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी, ज़्यादा अच्छे से आपको पता चलेगा, इसीलिए आपको उसकी चिंता तो करनी नहीं है। हाँ, तो वेरिएबल ऐसा होता है, मतलब वेरिएबल का जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं।
पता नहीं चलेगा, मेरे को पता है, पर आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू अगर 5 है, मतलब एक पर्टिकुलर वेरिएबल ए है, उसकी वैल्यू अगर पहले 5 है, फिर मैंने वापस वही वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू मैंने 10 कर दी, तो फिर जो सी है उसका जो कंपाइलर है वो लाइन बाय लाइन उस कोड को रीड करता है, इसलिए उसकी वैल्यू फाइनली 10 ही दिखेगी। इसलिए फिर हमें वेरिएबल को मतलब हम अपडेट कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए वेरिएबल का एक एग्जांपल है, इंट एज। यहाँ पे जो इंट, फ्लोट, कैर, ये जो 3 दिख रहे हैं आपको, ये वेरिएबल है, और एज, सैलरी, ग्रेड, ये वेरिएबल के नेम है। अभी वेरिएबल के जो नेम है उनके कन्वेंशन के कुछ रूल्स होते हैं, मतलब वेरिएबल के हम नेम ऐसे कुछ भी नहीं डिक्लेयर कर सकते ना, मतलब उसके भी कुछ रूल है। मतलब सब ह्यूमंस के सब वुमेंस, ह्यूमंस, सबके जो नेम्स है उसको हमने डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है, वो रूल्स सबको फॉलो करने होंगे, उसका पालन करना पड़ेगा। वही रूल्स हम देखेंगे। मतलब देखो, वेरिएबल का नाम मस्ट बी स्टार्ट विद द कैरेक्टर ए टू जेड और कैपिटल ए टू जेड और एन अंडरस्कोर। वेरिएबल का जो नेम है वो मतलब हम कोई भी कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं या उसे कुछ अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। वेरिएबल्स कैन कंटेन डिजिट 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल 0 to 9 डिजिट्स को कंटेन कर सकता है और अंडरस्कोर कंटेन कर सकते हैं। हाँ, पर अगर आप कहोगे उसमें हम डॉलर साइन डाल देंगे, उसमें हम @ डाल देंगे, वो सब उसमें डाल नहीं सकते, वो उसमें एरर बता देगा। वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है। सी लैंग्वेज में स्पेशली वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है। अगर आप दूसरी लैंग्वेज में जाओगे जैसे कि जावास्क्रिप्ट और हो सब, उसमें वेरिएबल्स केस सेंसिटिव नहीं होते। उसमें फर्स्ट एज और सेकेंड एज इन दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही होता है, पर इसमें ये वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं। और वेरिएबल कैन नॉट बी अ रिजर्व कीवर्ड। वेरिएबल हम रिजर्व कीवर्ड नहीं रख सकते। रिजर्व कीवर्ड क्या होता है अभी, तो रिजर्व कीवर्ड मतलब हम आगे देखेंगे, कई सारे रिजर्व कीवर्ड होते हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट, कैर हमने पीछे देखा, वो भी एक रिजर्व कीवर्ड की कैटेगरी में आते हैं। वो वेरिएबल्स नेम है, उनको हम वेरिएबल्स के एज ए नेम नहीं डिक्लेयर कर सकते। तो चलिए अभी वेरिएबल पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमने हमारा ओपन किया कोड एडिटर, इसको यहाँ से आप कट कर कर नीचे भी डाल सकते हैं। तो देखिए अभी ये कोड की हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर दें। और हमारा ये देखो, ये इसमें मैंने सारे कोड, जो कि कोड हम इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं, वो सब मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये सारे कोड स्निपेट सब कुछ मिल जाएगा, इसलिए आपको उसके बारे में ज़्यादा कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारी शुरुआत, जैसे कि हमारा बेसिक सिंटैक्स था हैश इंक्लूड studio.h। studio.h हमने क्यों यूज़ किया, मतलब उसमें वो मेन और प्रिंटफ को कंटेन करता है, इसलिए हमने studio.h यहाँ पे यूज़ किया। शुरुआत हमने इंट मेन से की। इंट मेन इज़ द बेसिक सिंटैक्स ऑफ सी विच यूज्ड जनरली तो स्टार्ट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सी कोड। ब्रैकेट ओपन किया। अभी देखिए जैसे हमने वेरिएबल के एग्जांपल में देखा था इंट एज। अभी इंट क्या है, इंट है एक इंटीजर नंबर को स्टोर करता है। इंट मतलब इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 अप टू 9 10, ये सारे इंटीजर नंबर हो गए। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या हो गए, 1.1 1.2 जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं वो हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गए। अभी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ABCD Z, ये सब कैरेक्टर हो गए, ये सब कैरेक्टर है। मतलब इंट ऐसी बकेट है। अभी एज, हाइट और ग्रेड ये उस वेरिएबल के जस्ट नेम है। इंट अब ऐसी बकेट है जिसमें हम सिर्फ इंटीजर नंबर को स्टोर कर सकते हैं, 1 2 3 4 को स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट अब ऐसी बकेट या ऐसा कंटेनर है जिसमें हम सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, पॉइंट वाले नंबर को स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर एक ऐसी बकेट है जिसमें हम सिर्फ कैरेक्टर जैसे कि ABCD ऐसे सब कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए आपको इस बात को समझना होगा। अभी देखिए हमारा इंट एज था, एज जो कि अपना उसका नेम था, जो कि अपना वेरिएबल का नेम था। अभी एज की वैल्यू हमने 20 असाइन की। 20 इक्वल टू का साइन एज इज इक्वल टू 20 ऐसा नहीं होता है। कोडिंग में 20 इज असाइन टू एज ऐसा होता है इक्वल टू का मीनिंग। मतलब अभी देखिए यहाँ पे एज मैंने पहले ये बोला था, इंट इज़ द
मतलब एज एक ऐसा कंटेनर है जिसमें हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सके। यहाँ पे इंटीजर वैल्यू 20 है, 20 इज़ ए इंटीजर वैल्यू, सो यस हमने एज में उसको स्टोर करा लिया। हाइट देखिए अभी हमने नेमिंग कन्वेंशन भी पढ़ा था। नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पे सारे जो इंट फ्लोट और कैर ये सब की जो शुरुआत है वो हमने एक ABCD मतलब कैरेक्टर से शुरुआत की है। वो कैरेक्टर्स कैपिटल भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने कोई इनके नेमिंग में कोई गैप नहीं डाला, जैसे कि एज ऑफ, ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसा हम नेम दे भी नहीं सकते। देखिए या फिर रेड लाइन दिखा दी, मतलब ये एरर हो गया। या फिर देखिए अभी हम एक डॉलर साइन, जैसे कि डॉलर साइन के बारे में मैंने बोला था, ऐसा डॉलर साइन हम दे नहीं सकते। देखिए नीचे एरर बता रहा है, ये सब हम दे नहीं सकते क्योंकि ये इसका मतलब ये उसके नेमिंग रूल में फिट नहीं बैठता। अभी आप बोलोगे क्यों, तो उसके नेमिंग रूल में फिट नहीं बैठता। देखिए हमने अंडरस्कोर दिया है, अंडरस्कोर ऊपर नीचे अंडरस्कोर दे दिया तो दैट्स ओके, मतलब अंडरस्कोर से हम शुरुआत कर सकते। आपका सिर्फ नेमिंग रूल याद रखने हैं, उससे आपको थोड़ी बेनिफिट मिलेंगे। तो अभी हमने ग्रेड दे दिया, एज की वैल्यू असाइन कर दी, एज को 20 वैल्यू असाइन कर दी, हाइट को 5.9। हाइट मतलब पॉइंट में हो सकती है, एज पॉइंट में नहीं हो सकती है, पर यहाँ पे एज एग्जांपल हम एज को पॉइंट में नहीं लेंगे। एज को 20 ले लिया, हाइट को 5.9 ले लिया, ग्रेड को ये ले लिया। ये इज़ द ग्रेड। ABCD ये सब कैरेक्टर होते वो उनको हम ग्रेड में स्टोर कर सकते हैं। अभी देखिए प्रिंट एफ, मैंने पहले ही बोला था प्रिंट एफ वैल्यू जनरली यूज्ड टू प्रिंट एनी वैल्यू। अभी देखिए आप इसके सिंटैक्स से पर मत जाना, आप इसके सिंटैक्स को देखकर चिंतित मत होना। आपको इसको आगे जब देखेंगे हम तो आप डिटेल में इसको अच्छे से और डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा इसका सिंटैक्स और वो सब, जिससे कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। पर फिलहाल के लिए आप देखिए प्रिंट एफ एज, हमें प्रिंट क्या करवाना है। देखिए डबल कोट के अंदर यहाँ पे हमने डबल कोट दिया है, डबल कोट के अंदर हम एज लिखा, हमने एज मतलब है एज जो हमने यहाँ पे लिखा है वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। है एज जो हमने यहाँ पे लिखा है वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। अब ये %d, आपको लगेगा %d है क्या यार, मतलब %d इज़ अ लाइब्रेरी वेरिएबल। लाइब्रेरी वेरिएबल अभी क्या होते हैं, तो लाइब्रेरी वेरिएबल कुछ हमारे जो वेरिएबल होते हैं इंट फ्लोट कैर, इनके लिए कुछ लाइब्रेरी वेरिएबल होते हैं। मतलब ये जो %d यहाँ पे दिया है, इस %d की जगह हमारे आउटपुट में एज की वैल्यू जो कि 20 है वो प्रिंट होगी। ये %f की जगह हमारे आउटपुट में फ्लोट हाइट की वैल्यू जो कि 5.9 है वो प्रिंट होगी। और ग्रेड %c की जगह हमारे आउटपुट में वैल्यू a प्रिंट होगी। तो अभी देखिए ये इसका जनरल सिंटैक्स है। यहाँ पे एज है जो एज हमने डबल कोट के अंदर लिखा है एज इट इज़ प्रिंट होगा। ये पीछे एज हमें लिखना होता है जो कि इससे मैच करता है। देखिए ये डबल दिख गया, इससे मैच होता हुआ एज ये भी हमें लिखना होगा। ये एज का सिंटैक्स ऐसा लिखना पड़ेगा। हाइट, ये हाइट का ये जो हाइट का ये नेम और ऊपर का नेम वो सेम होना चाहिए। मतलब ये वेरिएबल्स के जो नेम है वो कोमा के बाद में वेरिएबल्स के जो नेम है वो सेम होने चाहिए। ये प्रिंट एफ हमने बोला जब ये पूरा हो जाएगा तब हम रिटर्न 0 लगाएंगे। रिटर्न 0 लगाने का अर्थ क्या होता है, रिटर्न 0 मतलब यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो रहा है। और देखिए हमने सारे कोड के एंड में सेमी कॉलन लगाए हैं। आप सेमी कॉलन लगाना भूलना मत, अगर आपने सेमी कॉलन नहीं लगाए तो फिर आपको एरर मिल सकता है। जैसे कि अभी देखिए यहाँ से मैं सेमी कॉलन हटाता हूँ तुरंत, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन रेड कलर से आइडेंटिफाई होगी, जो बताते हैं कि आपने सेमीकोलन नहीं लगाया। सेमीकोलन लगाया, एरर चला गया। ये एरर से जिसको आपको रिजॉल्व करना होता है, ऑल द टाइम आप बहुत सारे एरर्स को फेस करोगे। वो एरर्स का आपको उसी टाइम या फिर आपको मतलब आउटपुट मिलने के टाइम आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अभी देखिए ये कोड को हमने रन करने के लिए हमने एक वे देखा था जो कि लॉन्ग वे था। अभी हम इसका एक शॉर्ट वे देखेंगे। अभी देखिए हमने टर्मिनल ओपन कर लिया है। तो अभी देखिए मैंने आपको कोड रनर मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए किया था। आप एक बार कोड रनर को डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आप VS कोड को फिर से रिस्टार्ट करेंगे। तब आप इस पर जस्ट क्लिक करेंगे, तब आपको रन कोड इस पर क्लिक करना है। रन कोड पर आपको एक बार क्लिक करना पड़ेगा। रन कोड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे हमारा ये जो पूरा कोड है
वो रन हो जाएगा। ये कोड पूरा रन होने के बाद उसका आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है। ये अभी जूम नहीं हो सकता, इसलिए मैं ज़्यादा जूम नहीं कर सकता हूँ, मोबाइल वालों के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, पर प्लीज़ बेयर विथ मी। अभी देखिए आउटपुट, मैंने क्या बोला था, प्रिंट है जो कैपिटल में एज है वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। यहाँ पे जो कैपिटल में एज है वो देखिए नीचे एज इट इज़ प्रिंट हुआ। ये कैपिटल में एज इट इज़ प्रिंट हुआ। मैंने बोला परसेंटेज की जगह पर हमने जो एज की वैल्यू असाइन की है वो एज इट इज़ होगी, एज इट इज़ आ गई। परसेंटेज एफ की जगह पर हमने जो हाइट की वैल्यू दी थी वो एज इट इज़ आएगी, एज इट इज़ आ गई। ग्रेड परसेंटेज सी की जगह हमने जो ग्रेड की वैल्यू दी थी वो एज इट इज़ आएगी, एज इट इज़ आ गई। ये सिंटैक्स है, इसे आप डरो मत, इसको आप एनालाइज करो, समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ, मैं आपकी क्वेरी को ज़रूर रिजॉल्व करूँगा। अभी देखिए मैंने क्या बोला था वेरिएबल के बारे में, कि वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल चेंज हो सकता है। अभी देखिए मैं यहाँ पे एज की एक नई वैल्यू बनाता हूँ, एज इक्वल टू चलो 25 ले लेते हैं, सेमी कॉलन, उसको हम भूल नहीं सकते। तो अभी देखिए अभी हमारे पास एज की दो वैल्यू है, एज इक्वल टू 20, एज इक्वल टू 25। एज के दो वैल्यू है। जैसे कि हम जानते हैं सी लैंग्वेज लाइन बाय लाइन कोड को देखता है। तो अगर लास्ट लाइन मतलब लास्ट एज की वैल्यू उसको क्या दिखेगी, तो वो 25 दिखेगी। तो एक हिसाब से हमने पिछले आउटपुट में देखा था एज की वैल्यू तो 20 आनी चाहिए, पर इस आउटपुट में एज की वैल्यू कुछ चेंज होगी। देखिए यहाँ पे एज की वैल्यू क्या आ गई, तो यहाँ पे एज की वैल्यू 25 आ गई, जो बताता है कि हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। आगे एक कॉन्सेप्ट आएगा कांस्टेंट करके, उसमें हम देखेंगे कि हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, पर कांस्टेंट की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो देखिए हमारा जो सेकेंड टाइप है वो कांस्टेंट से। अभी मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, पर जो वैल्यू हम कांस्टेंट में रैप अप करते हैं उसे हम चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट आर फिक्स वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स, अभी टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स कितने होते हैं? सबसे पहले इंटीजर कांस्टेंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स, कैरेक्टर कांस्टेंट्स। वेरिएबल भी तीन प्रकार के देखे, इंटीजर वेरिएबल, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल और कैरेक्टर वेरिएबल। जो इंटीजर कांस्टेंट है उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, कॉन्स्ट इंट एज इक्वल टू 25। अभी देखिए यहाँ पर हमने इंट एज, इंट को पहले एज को हमने डिफाइन कर लिया इंटीजर, और फिर हमने इंट की वैल्यू मतलब एज की वैल्यू हमने यहाँ पे डिक्लेयर की। पर हम ऐसा करने की वजह डायरेक्टली 20, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं हम, डायरेक्टली एज की वैल्यू यहाँ पे भी दे सकते हैं, जो कि एक कन्वीनियंट होगा। अभी देखिए कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश अगर हम दबाएंगे तो फिर ये कमेंट हो जाएगा। देखिए अभी एज की वैल्यू हमारे पास क्या है, 20। तो देखिए अभी हमने कहा था कि हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, पर सिर्फ यहाँ पे इंट के आगे एक कॉन्स्ट लगाने से, यहाँ पे इंट के आगे जैसे ही हमने कॉन्स्ट लगा दिया तो अभी एज की वैल्यू तो सेम है। आपने बोला कि आप बोलोगे कि सर वेरिएबल की वैल्यू भी सेम है और इसमें भी वैल्यू सेम ही आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी जैसे ही हम इसको कमेंट आउट करेंगे, इस एज की वैल्यू को हमने कमेंट आउट किया तो यहाँ पे आ गया एरर। इसको रन कर देखते हैं तो एरर बता रहा है, असाइन रेडी वैल्यू एज। तो ये एरर जनरली ऐसा बोल रहा है कि जो इंटीजर की वैल्यू है वो इंटीजर की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब वो थ्रू आउट द कोड कांस्टेंट रहने वाली है, वो चेंज नहीं हो सकती। आप इधर चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब वो ऐसा बताएगी, इसलिए फिर आपको इस वैल्यू को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड सेल से इसे कमेंट आउट कर देंगे। ओके, आई होप आपको कांस्टेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब यूज़ होता है उसका, बहुत जगह पर यूज़ होता है, पर अभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कीवर्ड, पीछे हमने देखा था कि हम वेरिएबल के नेम को रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं रख सकते, तो ये कीवर्ड के टॉपिक में हम वही रिजर्व्ड कीवर्ड देखेंगे कि उनको हम वेरिएबल के नेम में नहीं रख सकते। तो रिजर्व्ड कीवर्ड, ऑटो, डबल, इंस्ट्रक्ट, ये सब रिजर्व्ड कीवर्ड है। इतने सारे रिजर्व्ड कीवर्ड है, इनका नाम हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं रख सकते। अभी देखिए एक यहाँ पे एक चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एज रखा है,
एच की जगह पर ऑटो, देखिए एच की जगह पर हमने अगर ऑटो कर दिया तो फिर ये प्रॉब्लम कर देगा, ये एरर बता देगा। इसको हम रन कर देखेंगे। अगर इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन। इधर मतलब ये बता रहा है कि भाई हम ऑटो जो कि अपना ही रिजल्ट कीवर्ड है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। अभी हमें प्रॉपर एरर मिलेगा, एरर भी प्रॉपर मिलना ज़रूरी है। मतलब ये देखिए अभी ये एरर ऊपर भी नीचे भी आपको पता चल जाएगा कि हम क्यों कांस्टेंट वेरिएबल मतलब कांस्टेंट रिजर्व्ड कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रिजर्व्ड कीवर्ड यूज़ करने से हमें एरर मिल सकता है और वो रिजर्व्ड है, उनका टोटली प्री डिफाइंड वैल्यू है, तो इसलिए उसको यूज़ कर हमें मतलब उसकी वैल्यू को चेंज करना नहीं चाहिए। तो देखिए अभी एक्सटेंशंस फॉर सी, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटेंशन फॉर सी। वी जनरली यूज डॉट सी एक्सटेंशन टू क्रिएट द सी फाइल। वे देखिए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने इधर सी फाइल का नाम फर्स्ट डॉट सी फाइल का नाम यहाँ पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे सपोज हम और एक सी फाइल बनाएंगे सेकेंड डॉट सी किया तो ये सी की फाइल बन गई। सेकेंड डॉट सी पी भी किया तो ये सी प्लस प्लस की फाइल बन गई। सेकेंड डॉट पी वाई किया तो ये पाइथन की फाइल बन गई। सेकेंड डॉट जावा किया है तो ये जावा की फाइल बन गई। देखिए अभी हम यहाँ पे हमें सी का काम है तो हम सी की फाइल बनाएंगे। तो एक्सटेंशन होते हैं सब, मतलब सब प्रोग्राम लैंग्वेज के कुछ एक्सटेंशन होते हैं जो एक्सटेंशन हमें यूज़ करना होता है तो हो उस प्रकार की फ़ाइल बनेगी। देखिए हमें एक सी की फ़ाइल हमने क्रिएट कर दी है। वैसे ही एक्सटेंशन होते हैं जो एक्सटेंशन हमें यूज़ करना होता है सी की फ़ाइल, जस्ट एक नेमिंग है वो एक्सटेंशन, ज़्यादा कुछ नहीं, उसकी ज़्यादा कुछ ऐसी मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखिए अभी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी हमने जैसे पहले देखा था, हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन जिसे वो शुरुआत होता है और ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है सी का। इसकी कुछ मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आपको याद रखना है थ्रू आउट द लेक्चर, थ्रू आउट सी जर्नी। आपको इसको जस्ट एक याद रखना है और ये याद हो जाएगा, मतलब आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, इतनी चिंता नहीं है। अभी देखिए सी लैंग्वेज को जैसे ही हम यूज़ करते हैं उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिख रखे हैं। ओके ऐसे कुछ स्टेप्स अगर ऐसा कोई मिलेगा नहीं आपको, पर वो स्टेप्स जो कि मैंने लिख रखे हैं आप देख सकते हैं। स्टेप्स फॉर सी कोड। स्टेप 1 क्रिएट अ सी फाइल। हमने जैसे देखा था डॉट सी एक्सटेंशन से हम क्रिएट सी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। हम ऐसे एक सी फाइल को क्रिएट करेंगे। अब ये सी कोड, अगर आपको वेरिएबल वाला कोड लिखना है, आपको दूसरा कोई कोड लिखना है, कांस्टेंट वाला कोड लिखना है, तो वो कोड आप लिख सकते हैं। आपको सी कोड लिखना है यूजिंग अ बेसिक कोड और स्ट्रक्चर सी राइटिंग। कोड लिख लिया, अभी उसको हमें रन करना है। कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन, इधर कंपाइलेशन प्रोसेस हमें दिख रही है। फर्स्ट जो डॉट सी वाला जो कोड है हम उसको कंपाइलर को देंगे, कंपाइलर हमें कंपाइल्ड कोड देगा। कंपाइल्ड कोड मतलब हमारी भाषा में सीधा आउटपुट। हम उधर रन कोड वाले टैब पर क्लिक करेंगे और हमें आउटपुट मिलेगा। दैट्स स्टेप्स, वो स्टेप्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। मशीन अंडरस्टैंड 0 1, ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया है कि मशीन ओनली 0 और 1 अंडरस्टैंड करता है। राइट इन सी लैंग्वेज ऑल्सो इट इज़ नॉट 0 1 विच मीन इट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल कंप्यूटर। देखो हमने जैसे कि पहले भी देखा था कि हम सी लैंग्वेज का कोड लिखते हैं। सी लैंग्वेज का कोड 0 और 1 में नहीं है, वो कोड हाई लेवल लैंग्वेज में, उसमें कुछ इंग्लिश सिंटेंस वो यूज़ हुए, उस कोड को हम लिखते हैं। हमारा कंपाइलर उसे 0 और 1 में कन्वर्ट करता है, वो मशीन अंडरस्टैंड करता है, उस पर प्रोसेस करता है, उस 0 और 1 वाले कोड को वापस से हाई लेवल कोड में कन्वर्ट करता है और हमें देता है। दैट्स मतलब दैट्स अ प्रोसेस कि उसके थ्रू हमें आउटपुट मिलता है। अभी देखो हमें आगे कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस देखेंगे। ये लाइब्रेरी फंक्शन %d, %a, %c हमने पहले भी देखा था। देयर आर जनरली 3 जनरल लाइब्रेरी फंक्शंस आर देयर इन सी। %g यूज्ड फॉर इंटीजर, %d इंटीजर के लिए यूज़ होता है, %a फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए यूज़ होता है, %c कैरेक्टर वाले वेरिएबल के लिए यूज़ होता है। ये जनरली उस टाइम पे यूज़ होता है जब हम इनपुट लेते हैं या फिर हमें कुछ आउटपुट दिखाना होता है और पर्टिकुलर, मतलब हमें इंटीजर का आउटपुट दिखाना है तो हम प्रिंटफ में देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं
हमें यहाँ पे इंटीजर का आउटपुट दिखाना है, इसलिए हम इधर परसेंटेज डी यूज़ किया है। यहाँ पे हमने फ्लोटिंग पॉइंट का आउटपुट दिखाना है, इसलिए परसेंटेज ए। अभी देखिए ये .1 से आप कंफ्यूज मत होइए। ये .1 जनरली इसलिए हमने बनाया है, ये .1 जनरली हमने इसलिए लिखा है कि मतलब ये चलो इसके एरर्स रिजॉल्व कर देते हैं। एच तो देखिए अगर हमें .1 को निकाल देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी हम इसको अगर रन करेंगे तो देखिए सिर्फ यहाँ पे 5.9 के बाद कई सारे ज़ीरोज़ वो ऐड कर देगा। ये ज़ीरोज़ अगर हम चाहते हैं कि ऐड ना हो, इसलिए फिर हम .1 को लिखते हैं, जिससे कि वो ज़ीरोज़ ऐड नहीं होंगे। समझ गए? देखिए हमने परसेंटेज डी, परसेंटेज ए, परसेंटेज सी, मतलब यहाँ पे परसेंटेज डी है स्पेशल सिंटैक्स है जिसके अंदर इंटीजर की वैल्यू परसेंटेज डी के तहत प्रिंट होगी, परसेंटेज ए के तहत फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू प्रिंट होगी, परसेंटेज सी के तहत कैरेक्टर की वैल्यू प्रिंट होगी। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए हम अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। स्कैनएफ फंक्शन का क्या यूज़ होता है? इट इज़ जनरली यूज्ड टू टैग द यूज़र इनपुट। अभी देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अभी देखिए अगर यहाँ पे अगर हम एक क्लास में बैठे हैं, वहाँ पे 10 लोग बैठे हैं, सबकी एज तो सेम नहीं होगी। अगर हमें कुछ एज का मैनिपुलेशन करना है तो फिर हमें सबके एज से इनपुट लेना पड़ेगा। हम इधर जैसे कि हमने इस कोड में किया, हमने डायरेक्टली यहाँ पे 20 एज डिक्लेयर कर दी, पर 20 एज सबकी हो ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। किसी की एज 20 हो सकती है, 25 हो सकती है, 50 हो सकती है, 19 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो वो एज को हमें उसका अगर इनपुट मिल जाए, हम उस एज का अगर इनपुट ले सके, तभी तो जाकर हम मतलब अच्छे से उस पर मैनिपुलेशन कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं। स्कैनएफ फंक्शन जनरली यूज टू टैग द यूज़र इनपुट। स्कैनएफ फंक्शन जनरली क्यों यूज़ होता है? तो इज जनरली यूज टू टैग द यूज़र इनपुट। अभी इसका सिंटैक्स देख लीजिए। स्कैनएफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं? परसेंटेज डी, परसेंटेज ए, परसेंटेज सी। अभी आपने बोला मतलब लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, अभी फॉर्मेट स्पेसिफायर तो वैसा नहीं है। उसे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर भी बोल सकते हैं, उसे हम लाइब्रेरी फंक्शन भी बोल सकते हैं। इधर फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रहा है लाइब्रेरी फंक्शन। परसेंटेज डी किसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करता है? इंटीजर का। परसेंटेज एफ फ्लोटिंग पॉइंट का। परसेंटेज सी कैरेक्टर का फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर रहा है। अभी वेरिएबल में हम क्या लिख सकते हैं? IFC इंट फ्लोट कैर जस्ट। चलो अभी हम इसका कोड देखते हैं, तब आपको ज़्यादा जानकारी आएगी। देखिए अभी ये नोटपैड का देखिए, ऐसी बात नहीं है कि ये कोड मेरे को आता नहीं है, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, पर टू सेव योर टाइम एंड मतलब आजकल के जनरेशन में वो पेशेंस थोड़ा कम है। तो मैं अगर लिखने बैठ जाऊँगा तो आप बोलोगे भाई ये सिर्फ टाइपिंग ही करता रहता है, पढ़ाता कुछ नहीं है। इसलिए फिर वैसे करने से अच्छा है मैं सारे कोड को ऑलरेडी लिख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। एरर रिजॉल्व करने में ज़्यादा टाइम चले जाएंगे, उससे अच्छा मैं पढ़ा देता हूँ। आप घर पे बैठकर कोड में कुछ भी मतलब चेंजेस करते रहो, उसको यूज़ करते रहो, जैसा है वैसा करते रहो। सही है। चलो अभी हम स्कैनएफ वाला कोड देख रहे हैं। हैज़ इंक्लूड studio.h इंट मेन इंट एज फ्लोट कैर, ये सब अपना पहले से हमने देखा था वैसा ही है। प्रिंटएफ एंटर योर एज। प्रिंटएफ अब मैंने क्या बोला था? प्रिंटएफ के अंदर जो वैल्यू होगी, डबल कोट के अंदर जो वैल्यू होगी वो एज इट इज प्रिंट होगी। एंटर योर एज, ये जो वैल्यू है वो एज इट इज प्रिंट होगी। अभी आगे देखिए स्कैनएफ परसेंटेज डी क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर। स्कैनएफ मतलब अभी ये जो स्कैनएफ है वो परसेंटेज डी के तहत मतलब सिर्फ इंटीजर वैल्यू का इनपुट लेगा। और एन इसका सिंटैक्स है एन एज, इसको हमें इनपुट क्या दिलवाना है? एज क्या है? वेरिएबल नेम। एज क्या है? वेरिएबल नेम। इस वेरिएबल नेम को हमें इसको इनपुट दिलाना है, इसलिए हम इसको ऐसा लिखेंगे। अगर एन को हम निकाल देंगे तो कुछ भी जिब्रिश वैल्यू अलग वैल्यू दे देगा, वो नहीं चाहिए। अभी देखिए आगे देखती है। अभी हमें फ्लोटिंग पॉइंट का इनपुट लेना है। एंटर योर हाइट इन फीट, ये एज इट इज प्रिंट होगा। स्कैनएफ परसेंटेज एफ एंड हाइट क्या है? वेरिएबल नेम। हाइट क्या है? वेरिएबल नेम। और परसेंटेज एफ क्या है? परसेंटेज वो फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट
ऊपर फ्लोट हमने देखा था, उस फ्लोट का वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है %8। अभी आगे हम सेम कैरेक्टर का भी इनपुट के लिए स्कैनफ लिखेंगे। अभी देखो अपना प्रिंटफ तो सीधा साधा है, सिंपल है, वैसे ही है। प्रिंटफ एज, %d एज, ये सब हमने पिछले कोड में भी देखा था ऐसा, और रिटर्न 0 पर अपना कोड कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसको हम रन कर देखते हैं। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे, आपको सबसे पहले इधर क्या दिख रहा है, एंटर योर एज। आपको अपनी एज एंटर करनी है, जो कि हमने इधर स्कैनएप में देखा था। मैंने क्या बोला था, जो प्रिंटएफ के अंदर वैल्यू है वो एज इट इज़ प्रिंट होगी। एंटर योर एज प्रिंटएफ के अंदर एज इट इज़ प्रिंट हुई, देखिए नीचे। अब स्कैनएप के अंदर ये %d है, ये %d और एन एच बताता है कि हमें इनपुट लेना है, और ये %d हमें फॉर्मेट स्पेसिफाई करता है कि वो इनपुट इंटीजर होगा, फ्लोटिंग पॉइंट होगा या कैरेक्टर होगा, और एन इनपुट लेता है। चलिए अभी इसको इनपुट दे दे। इसको हम पॉइंट में भी इनपुट दे सकते हैं, कैसे भी इनपुट दे सकते हैं, पर वो इनपुट इंट में होना चाहिए। अभी देखिए मैंने यहाँ पे ए इनपुट दे दिया तो नहीं चलेगा, हमको पता है ना इनपुट क्या देना है, तो वही एज देंगे। इनपुट दिया 20। अभी आगे क्या पूछ रहा है, एंटर योर हाइट इन फीट। हाइट कुछ भी हो सकती है, कुछ की सपोज हम यहाँ पे देते 5.9। यहाँ पे हमारी हाइट जो कि हमने इनपुट में दी है वो है 5.9। अभी हम एंटर दबाएंगे। एंटर योर ग्रेड। ग्रेड आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि ABCD। मैं यहाँ पे A डालता हूँ, ग्रेड डाल दिया मैंने। अभी देखिए जैसे कि हमने आगे हमारे प्रिंटअप स्टेटमेंट थे, प्रिंटिंग द वैल्यूज ऑफ एंटर्ड बाय यूज़र, उस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे लिख लेंगे। एज जो कि प्रिंट हुई, जो कि हमने इनपुट में दी है, वो क्या है 20। हाइट मतलब हाइट हमने जो इनपुट में दी है वो क्या है 5.9। ग्रेड ए हमने इनपुट में दिया है ए, इसलिए वो ए प्रिंट हुआ। अभी आप बोलोगे भाई हर बार ये 20 ही मिलेगा, हर बार 5.9 ही मिलेगा, हर बार ये मिलेगा, तो वैसा नहीं है। अभी इसको फिर से रन करते हैं। जैसे ही हम इसको फिर से रन करेंगे, अभी अगर हमने एज सपोज 23 दे दी, हाइट 6.2 नहीं है भाई, 6.2 दे दी, और ग्रेड हमने अभी चलो भाई एक्स्ट्रा डल आदमी है, B ग्रेड दे दिया। आगे देखिए एज, हाइट, ग्रेड, वो क्या प्रिंट हुआ, मतलब वो प्रिंट हुए जो कि हमने इनपुट में दिया था। तो आप आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे स्कैनएफ फंक्शन कैसे यूज़ वर्क करता है। आगे हम फंक्शंस वाला टॉपिक देखेंगे, अगले वीडियोस में हम फंक्शंस वाला टॉपिक देखेंगे, उसमें हम और देखेंगे कि स्कैनएफ फंक्शन कैसे यूज़ करता है। तो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। और मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आपको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ, जो इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने इसी नोटपैड की फाइल में डाल दिए हैं। ये रहे आपके इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर चैप्टर 1। ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि आपको याद करने, आपको रटने नहीं है, मतलब आपको समझने, याद करने, और आपको अपने थ्रू आउट द जर्नी आपको याद रखने, जो कि आपको आप आगे जाकर C लैंग्वेज के थ्रू अगर कोई जॉब लेके कुछ करेंगे तो आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको याद रखने, आपको समझने, आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पे हम अपना वीडियो कंक्लूड करते हैं। अगले वीडियोस में हम आपको और ज़्यादा, और अच्छे से, और ज़्यादा एनर्जी के साथ, क्योंकि हमारा पहला वीडियो था इसलिए आपको थोड़ा फील होया होगा कि थोड़ी हमारी एनर्जी कम थी या फिर थोड़ा ये था, पर आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम आपको कहीं भी लैकिंग बिहाइंड नहीं छोड़ेंगे। हम आपको आपका हाथ पकड़कर उस आगे तक लेकर जाएंगे, इसकी तो आप चिंता बिल्कुल मत करो। तो आज का वीडियो कंक्लूड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में आपकी क्वेरी, डाउट्स, आपके जो भी प्रश्न होंगे, आपको जो भी पूछना होगा, या फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने किस पार्ट पर आपको डाउट आया, किस पार्ट पर आपको ज़्यादा सबसे मज़ा आया, उस पार्ट को लाइक कीजिए, उस पार्ट को मतलब कमेंट में कमेंट कर दीजिए। और शक्य हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और ये बिल्कुल विचार मत कीजिए कि ये वीडियोस अभी आगे आएंगे नहीं आएंगे, सारे वीडियो फाइनल तक, एंड गेम तक हम लड़ेंगे, एंड गेम तक, एडवांस तक C लैंग्वेज आपको पढ़ाऊँगा, इसकी आप चिंता मत कीजिए। तो आज तक के लिए इतना ही। अभी 50 मिनट का वीडियो हो गया है। आज का पहला वीडियो इतना रखते, आगे के वीडियो और अच्छे से
हम रिकॉर्ड करेंगे। तो गुड बाय।